Hello everyone. Hope you all are fine and safe at home. So in our previous lecture, we discussed about the discovery of fundamental particles, that is electron, proton and neutron. Our today topic is earlier model of atoms. So by the discovery of fundamental particles, it was clear that atom is made up of some atomic particles. But the question arises was how these particles were arranged within the atom. So earlier two models are proposed, and these models are Thomson model of atom and Rutherford atomic model. First model is Thomson's model of atom. Thomson's model was proposed by J.J. Thomson in 1904. In his model he proposed that an atom was a sphere of positive electricity in which sufficient number of electrons were embedded to neutralize the positive charge. क्लियर? इसमें जे थॉमसन ने क्या कहा कि जो एटम है, एटम वाज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अब ये जो पूरा स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है. और इस पॉजिटिव स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में एम्बेडेड है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज. दैट मीन्स एटम एज अ होल वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है. और अब एटम स्टेबल कैसे है? द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज एक्सप्लेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ the balance between the repulsive forces between the electrons and their attraction towards the center of positive sphere. The stability is because of the balance between the two opposite forces. First is repulsion between the electrons and another is attraction between the electrons and the positive sphere. And Thomson compared his model with the watermelon. वाटरमेलन हमें पता है, वाटरमेलन इन विच शीट्स आर embedded or with a pudding in which resins are embedded. That's why this model is sometimes also known as resin pudding model or watermelon model. Next is limitations of Thomson's model. अब थॉमसन मॉडल ने एटम की न्यूट्रलिटी तो एक्सप्लेन कर दी, बट 1911 में रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट आया जिसने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था. और अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने रदरफोर्ड ने थिन फॉइल ऑफ मेटल, या कोई भी हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एटसेट्रा, कोई भी जो नोबल एटम है, व्हेन ही बॉम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स विथ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, ही कंक्लूड दैट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासिस थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. ठीक है. और हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल्स, जनरली अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, और थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर. और वी ऑल्सो नो डैट टू सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. तो अगर अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जब गोल्ड फॉइल के साथ वो स्ट्राइक करेंगे, गोल्ड फॉइल वही एटम ही है गोल्ड का, अगर एटम पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो सेम चार्ज होने के अकॉर्डिंग तो वो वहां से रिपेल होना चाहिए था. बट रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासिस एज सच. तो अब अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज का है, वो एटम में से पास कैसे कर पा रहा है, जबकि एटम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है अकॉर्डिंग टू थॉमसन. तो थॉमसन इस एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया. तो जब रदरफोर्ड का एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया, उसके बाद थॉमसन मॉडल फेल हो गया. सो नेक्स्ट मॉडल इज रदरफोर्ड मॉडल और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, विच इज बेस्ड अपॉन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अभी हमने डिस्कस किया. इन हिज एक्सपेरिमेंट ही टेक अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम, and he bombard thin foil of gold, silver, platinum with a beam of fast moving alpha particles
and the source of alpha particles is of radium, which is a radioactive substance, and he placed radium in a block of lead. क्लियर है? और अल्फा पार्टिकल्स के पाथ में इसने एक स्लिट रखी, स्लिट टू गेट अ फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स and to get the presence of alpha rays after the bombardment with thin foil of gold. ठीक है, तो अल्फा रेज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए उसने फर्दर गोल्ड फॉइल को कवर किया विद अ सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन. तो जैसे ही अल्फा रेज गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद वो जिस भी पॉइंट पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ मीट करेंगी, जिस भी पॉइंट पे वो कोलाइड करेंगी जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ, उसी पॉइंट पे फर्दर हमारे पास एक फ्लैश लाइट ग्लो करेगी. तो जैसे ही जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे कोई लाइट ग्लो करेगी, हमें वहां से डिटेक्ट होगा कि अल्फा रेज की डिफ्लेक्शन क्या हुई. सो फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स ही मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. First observation is most of the alpha particles, that is 99.9%, pass through the foil without any deflection. हमने क्या देखा कि जैसे ही अल्फा रेज गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक हुई तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज आर passes as such without any deflection. Second observation is few particles underwent deflection through small angles. कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुई. थर्ड इज वेरी फ्यू में ओनली वन रे इन 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था विच वर डिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. ठीक है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पे डिफ्लेक्ट बैक हुआ. तो उसने यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू व्हेन ही bombard alpha rays with a thin foil of gold, he made the following three conclusions: that most of the alpha particles are passes as such, few alpha particles deflect through small angles, and very few, only one in 20,000, were deflected at an angle greater than 90 degree. And from these observations, Rutherford drew the following conclusions. First observation is most of the alpha particle pass through foil without undergoing any deflection. First observation हमारी थी कि mostly alpha particle as it is pass हो जाएंगे. That means there must be sufficient empty space within the atom. clear है? अगर मोस्टली अल्फा पार्टिकल एज इट इज पास हो रहा है, डेट मीन्स एटम में बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है. सेकंड, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल. कुछ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ही ऐसे होंगे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होंगे. एंड वी नो अल्फा पार्टिकल्स वर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल कैरी पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज एंड वी नो पॉजिटिव सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो अगर वो डिफ्लेक्ट बैक हुए हैं, दैट मीन्स देयर कुड बी सम पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम. ठीक है, अगर अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि एटम के अंदर कोई भी पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट है. एंड द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड वर दोज विच पास्ड वेरी क्लोज टू द पॉजिटिव बॉडी. और जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होंगे अल्फा पार्टिकल्स वो होंगे जो उन पॉजिटिव बॉडी के क्लोज से पास होंगे. थर्ड, since some alpha particles were deflected back and alpha particles are heavy particles, so these could be deflected back only when they strike some heavier body inside the atom. अब हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन यही थी कि few alpha particles are deflected back at small angle. तो अगर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और एंड वी नो अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड ऑल्सो अ हैवी पार्टिकल. तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ से तो क्या कंक्लूजन आया, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम
पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम। और सेकंड अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल है, तो हैवी पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक तभी होगा अगर वो किसी हैवी पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगा। तो वहाँ से फर्दर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट द पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट विद इन द एटम मस्ट बी हैवी। ठीक है, दे स्ट्राइक सम हैवियर बॉडी इनसाइड द एटम। Now our third observation is very few alpha particles are deflected back with an angle greater than 90 degree, that is 1 in 20,000। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है? दिस शोड दैट द हैवी बॉडी प्रेजेंट इन द एटम मस्ट बी ऑक्यूपाइंग अ वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम। 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। दैट मीन्स जो वो हैवी पार्टिकल है उसका वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम है। एंड दी स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट विद इन द एटम आर नोन एज न्यूक्लियस। और फर्दर उस जो हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को नेम दिया गया न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी हुई। इससे पहले हमारे पास न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई आफ्टर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहां से फर्दर जो रदरफोर्ड ने फ्रॉम हिज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड गिव हिज एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशंस, अ हैवी चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट विद इन द एटम विच इज नोन एज न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और जो हैवी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जितना भी स्पेस होगा दैट स्पेस आर एम्प्टी। कि हैवी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जितना भी स्पेस होगा एटम में वो सारा स्पेस एम्प्टी होगा। तो जब भी अल्फा रेज थिन फॉइल से स्ट्राइक करेंगी तो मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम में फ्री है, तो अल्फा रेज एज इट इज पास हो जाएंगी। जो अल्फा रेज न्यूक्लियस के पास से जाएंगी वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट बैक होंगी, और जो न्यूक्लियस को क्रॉस करेगी वो ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, सो दिस मॉडल इज गिवन बाय रदरफोर्ड एंड दिस इज नोन एज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। So according to Rutherford model of atom consists of two parts. First is nucleus and another one is extranuclear part. Nucleus, which is very small in size, carry positive charge and in which the entire mass of the atom is concentrated. ठीक है, अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और उस हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को उसने नेम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा साइज में, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और जितना भी मास है एटम का वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होगा। नाउ वी नो इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, सो द मास ऑफ एटम इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हमने डिस्कवरी में जब डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स किए थे वहाँ पे चार्ज एंड मास प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो सब भी डिस्कस किया था। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास था, इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो जो वहाँ से अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, तो जो एटम का मास है डेट इज बिकॉज ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ से अब हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं डेट न्यूक्लियस इज बेसिकली मेड फ्रॉम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर must be present in the nucleus, and the presence of positively charged proton in the nucleus also account for the positive charge of nucleus। हम कह रहे हैं न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसिस्ट करता है। प्रोटॉन आर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, सो पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन। क्लियर है। और
और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे एंड दैट पार्ट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, कि न्यूक्लियस सेंटर में होगा और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर हमारा एक न्यू क्वेश्चन अराइज हुआ कि अब रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन कहाँ से लिया दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब हम ये बोल रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में उसने कहा दैट द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो वो तो न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी स्पेस में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करेगा, ये हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? इसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अब वी नो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कैरी अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट पे है, इफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी, अगर वो फिक्स्ड है तो अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से दीज टू कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ही कोलाइड कर जाएगा एंड ड्यू टू दिस एटम इज नो मोर स्टेबल। बट हमें पता है एटम तो स्टेबल है, डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा नहीं हो सकती। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिक्स्ड पोजीशन पे कंसिडर करते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पोजीशन पे है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे और एटम स्टेबल नहीं रहेगा। तो वहां से फर्दर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल कंपेयर किया विद द सोलर सिस्टम वेयर न्यूक्लियस इज लाइक सन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक प्लैनेट्स, कि लाइक इन सोलर सिस्टम planets are revolving around the sun. Similarly, in nuclear model, electrons are revolving around the nucleus. ठीक है, अब जैसे planet sun की चारों तरफ revolve करेंगे and when a object moves in a circular motion, then according to Newton's law of motion, there must be a centrifugal force which balance the forces of attraction between the two object. ठीक है, तो प्लैनेट सन की तरफ रिवॉल्व करते हुए एक अपने पर्टिकुलर पाथ में ही रिवॉल्व करेंगे बिकॉज द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो सेम इन केस ऑफ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. तो इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एक सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करेगा और उस पाथ में रिवॉल्व करते हुए जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. नेक्स्ट, फर्दर रदरफोर्ड मॉडल भी बाद में फेल हो गया. तो व्हाट आर द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल? फर्स्ट ड्रॉबैक इज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. अभी हमने किया दैट रदरफोर्ड कंपेयर्ड हिज मॉडल विद द सोलर सिस्टम in which planets were revolving around the sun and continue to move in their fixed circular path because the forces of attraction are balanced by the centrifugal force. And same is in case of nuclear model of atom. But there are some important difference between these two. अब वो difference क्या है? अब as we know both planet and sun are macroscopic bodies. ये लार्ज पार्टिकल्स हैं, बट न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक बाय नेचर. दीज आर वेरी स्मॉल. सेकेंड, सन एंड प्लैनेट आर न्यूट्रल बॉडीज. दे कैरी नो चार्ज. बट इन न्यूक्लियर मॉडल न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज. न्यूक्लियर मॉडल में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे अपोजिट चार्ज है.
तो हमें पता है दो न्यूट्रल पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी डेट इज सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्सेज, और अपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज मच मोर स्ट्रोंगर देन एज कंपेरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज ग्रेविटेशनल फोर्स को तो बैलेंस कर सकती है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। एंड सेकेंड, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज का जो कंसेप्ट था डेट forces of attraction are easily balanced by centrifugal forces. This concept is given by Newton in Newton law of motion, and Newton law of motion is applicable only for macroscopic particles, not for microscopic particles. ये microscopic particles पे applicable ही नहीं था। और उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी डेट इज मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, अब हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हुए ही कंटिन्यूसली लूजेज इट्स एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए अपनी एनर्जी लूज करेगा तो लूज करते करते वो उसका जो ऑर्बिट है वो स्मॉल होता जाएगा एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो इन थ्योरीज को फर्दर रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ से फर्दर भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक, तो वो हम रदरफोर्ड के मॉडल पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्दर रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सेकेंड, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट क्या होगा? स्पेक्ट्रम हमें क्लियर है कि जब भी वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होगी देन इट स्प्लिट्स अप इनटू 7 डिफरेंट कलर्स विच इज नोन एज विबग्योर, that is known as spectrum. Similarly, line spectrum of element, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को if electromagnetic radiations for particular wavelength is passed through a glass tube which carry a particular element like hydrogen atom, sodium atom, lithium atom, तो हम किसी भी पर्टिकुलर गैस चैम्बर में से अगर पास करवाएंगे जिसमें किसी भी एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है तो उसमें हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स मिलेंगे, डिफरेंट कलर्स की लाइट मिलेगी। एंड दीज स्पेक्ट्रम्स आर ऑफ 2 टाइप, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये हम आगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम थे, लाइन स्पेक्ट्रम्स को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड रदरफोर्ड वाज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए एनर्जी क्या होगी और हम उसको किस किस ऑर्बिट में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रदरफोर्ड उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल हमारे पास सिंपल स्मॉल कंसेप्ट है, डेट इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार। तो लेट अस डिस्कस दिस डेफिनेशंस। Atomic number and mass number. You already studied these numbers in 8th or 9th class. So what do you mean by atomic number of element? You already know atomic number of element is equal to total number of protons present in the nucleus or total number of electrons present in the neutral atom. Okay, we know in atom is electrically neutral, so number of proton and neutrons are equal. And these numbers are equal to atomic number of element. And atomic number is also known as proton number because the charge on the nucleus depend upon the number of protons. And the atomic number is represented by Z. Next, mass number. Mass number is the sum of protons and neutrons.
mass number of element, number of neutron plus number of proton plus number of neutrons, and this mass number is represented by capital A. The atomic number Z and mass number A of an element X are usually represented along with symbol of the element as AXZ, where X is symbol of element, Z is its atomic number, A is mass number. For example, for sodium, symbol is 23 Na 11. 11 is atomic number of sodium, Na symbol of sodium, 23 is mass number of sodium. So from atomic number we can say that number of proton and electron present in sodium is 11. Number of neutron, mass number is the sum of proton plus neutron, and atomic number is equal to number of proton और number of electron. तो अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिकम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. So for sodium it become 23 minus 11, that is 12. Next, isotope, isobar, isotones and isoelectronic species. First is isotope. Atoms of the same element having same atomic number but different mass number are known as isotope. ठीक है, सेम एलिमेंट्स के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन डिफरेंट मास नंबर होगा, that is known as isotope. For example, isotopes of hydrogen, there are 3 isotopes of hydrogen, 1H1, 1H2, 1H3. Here atomic number same 1 but mass number 1 to 3. ठीक है, तो 1H1 is also known as protenium, 1H2 having mass number 2 is known as deuterium, and 1H3 mass number 3 is known as tritium. Chlorine have 2 isotopes, 17 chlorine 35 and 17 chlorine 37. Mass number change है. Carbon has 3 isotopes, carbon 12, carbon 13 and carbon 14. For these 3, atomic number of carbon remains same, that is 6. Isotope of oxygen, oxygen carry 3 isotopes, 16, 17 and oxygen 18. Next is isobars. Isobars, atoms of different elements having different atomic number but same mass number are known as isobars. For example, argon, potassium and calcium. All these have different atomic numbers. Argon atomic number 18, potassium 19 and calcium 20, but same mass number, that is 40. So all these 3 are isobars. Third definition is isotone. Isotone, atoms of different element which contain the same number of neutron are known as isotones. ठीक है, different element having same neutrons are known as isotones. For example, oxygen 16, nitrogen 15 and carbon 14. All these are isotones to each other. Oxygen 16 have atomic number 8, so number of neutron is mass number minus atomic number. Mass number of oxygen is 16 and atomic number 18, so number of neutron 16 minus 8 become 8. Nitrogen 15, mass number 15 and atomic number 7, so neutron become 15 minus 7, that is 8. In carbon 14, mass number is 14 and atomic number is 6, so neutron become 14 minus 6, that is 8. So all these contain 8 neutrons. Fourth one is isoelectronics. Isoelectronic, as the name indicate, iso means same, electronic means electrons. Means the species. Species, they are atoms or maybe ions which contain the same number of electrons are known as isoelectronic. For example, oxide ion, fluoride ion, sodium ion, magnesium ion and aluminium ion. Oxide ion, oxygen carry 2 negative charge, so number of electrons on O2 negative is atomic number of oxygen 8,
टू नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, नेगेटिव एनायन मीन्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो टू नेगेटिव चार्ज मीन्स ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन, so total number of electron become 10. Fluoride ion carry -1 charge. As we know, atomic number of fluorine is 9, so number of electrons in fluorine atom is 9 and -1 charge, that means it carry 1 more electron, so total number of electrons become 10. Sodium ion carry +1 charge. Positive charge और cation means दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया उतना चार्ज आएगा. एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 +1 चार्ज, दैट मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बिकम 11 - 1 दैट इज 10. Mg2 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12 +2 चार्ज प्लस मीन्स मैग्नीशियम लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम 10. Aluminium 3 positive, atomic number of aluminium is 13 and +3 charge means aluminium lost 3 electrons, so total number of electron become 10. So all these ions contain 10 electrons, all these contain 10 electrons, so all these are isoelectronic to each other. Next, on the basis of these definitions, let us try one question. Complete the following table. In this table we have given some particles and their electron, proton, atomic number, mass number, ठीक है. तो उसको जो भी हमारे पास ब्लैंक स्पेस है उसको हमें कंप्लीट करना है. लाइक फॉर नाइट्रोजन एटम हमें न्यूट्रॉन गिवन है 7, इलेक्ट्रॉन गिवन है 7 एंड वी हैव टू टेल व्हाट इज इट्स मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन. So according to definition we know atomic number is equal to number of protons and number of electron, and mass number is equal to number of proton plus number of neutron. और अगर आपको मास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर से न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. तो यहां से एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है तो एटॉमिक नंबर भी 7, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेंगे, तो ऑल दीज आर 7. मास नंबर इज इक्वल टू number of proton plus neutron. Proton for nitrogen is 7 and neutron is also 7, so it becomes 7 plus 7, that is 14. Calcium ion, formula of calcium ion is calcium carry 2 positive charge, so calcium ion becomes Ca2 positive. Its atomic number is 20, so we know atomic number is equal to number of proton, so number of proton also 20. Mass number is equal to proton plus neutron, so mass number 20 plus 20, that is 40. Electron on a neutral atom, atomic number is equal to number of electron present in neutral atom, but here we have calcium ion. आयन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, उसने न्यूट्रल एटम से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम, न्यूट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन थे एटॉमिक नंबर के इक्वल, डेट इज 20 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 20 - 2 18. ऑक्सीजन एटम मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8, एटम है तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू mass number minus atomic number. 16 minus 8, it become 8. Bromide ion, हमें आयंस के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए कितना है. जितने भी हेलोजन्स है, हेलोजन्स कैरी -1 चार्ज, तो Br कैरी -1 चार्ज. ब्रोमीन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन आर 45 एंड इलेक्ट्रॉन्स 36. अब ब्रोमाइड आयन में इलेक्ट्रॉन 36 गिवन है,
ब्रोमाइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया है न्यूट्रल एटम से। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। तो इसमें न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकम 36 माइनस 1 दैट इज 35। 35 is number of electron present in the neutral atom. Number of proton is equal to atomic number, that is also 35, and mass number is proton plus neutron. 45 plus 35, so it become 80. I hope you cleared the concept. Thank you and have a nice day.